अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, ट्राइंगल्स एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स हमने स्टार्ट किया। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एसएलओ था, सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, triangles and parallelograms such as building, architectural structures, fencing, tiling, painting, carpeting वगैरह वगैरह। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया, जिसमें उनके इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेंट्रल एंगल्स डिस्कस किए, एरिया डिस्कस किया और रियल लाइफ सिनेरियोस की प्रॉब्लम सॉल्व की। आज हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम चैप्टर नंबर 8 और कुछ प्रॉपर्टीज रेगुलर पॉलीगॉन्स में भी देख चुके हैं। शुरू करते हैं। एक ट्राइंगल के कुल 6 एलिमेंट हैं, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स, जबकि 3 वर्टिसेस हैं, कॉर्नर है। हर एंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल है, जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में वाया सिमुलेशन भी ऑब्जर्व किया। ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, जो एंगल बाहर बनेगा दैट इज एक्सटीरियर एंगल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑब्जर्व किया कि इट इज द 180 माइनस द इंटीरियर एंगल्स। आज इसका एक दूसरा रुख हम देखेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल जो है, लेट्स से मैं इसे x कह देता हूं। दिस x इज इक्वल टू a प्लस c। ठीक है जी। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। रीजन इज दिस के x पहले क्या था, 180 माइनस b, एंड वी नो डैट के तमाम एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो यहां से a प्लस c किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस b। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने देख ली। लास्ट टाइम हमने 180 माइनस इंटीरियर एंगल जज किया, और आज हमने देखा दैट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए जी, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर किसी भी शेप का निकालें, इट इज ऑलवेज द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तमाम साइड्स को जमा कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट मोस्ट नीडेड प्रॉपर्टी, एरिया। रियल लाइफ में हमारा वास्ता एंगल से, एरिया से ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ट्राइंगुलर रीजन्स से हमारा वास्ता आम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के कई फार्मूलाज अवेलेबल हैं। 2 मोस्ट कॉमन फार्मूलाज जो 9th के लेवल पे या जो नीचे से आप सीखते आए हैं, उनमें से एक फॉर्मूला हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। यही फार्मूला हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया, जहां पे परपेंडिकुलर की जगह हमने एपोडेम लिखा या अल्टीट्यूड लिखा। दूसरा फॉर्मूला, जिसे हम हीरोस फॉर्मूला कहते हैं, ये एक फॉर्मूला है जो हर तरह की ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता है। इसमें हमें पार्टिकुलरली परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं, बस हमें 3 साइड्स चाहिए। ए लेट मी करेक्ट इट, लेट मी डू अ स्मॉल करेक्शन। लें जी, हीरोस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें 3 साइड चाहिए, ए बी सी, और सेमी पैरामीटर चाहिए। ये एस
सेमी पैरामीटर कहलाता है जो तीनों साइड्स को सम करके 2 पे डिवाइड करके निकलता है। इसे एवरेज नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सेमी पैरामीटर। गॉट इट? तो अगर आपको तीनों साइड्स दे दी जाएं ए बी सी और आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो वो एरिया सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले आपने एस निकालना है और डायरेक्ट ये फार्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी। गॉट इट? नेक्स्ट, एक सिमुलेशन का सहारा लेंगे। वैसे तो ये चीज हम चैप्टर नंबर 8 में अपने हाथों से ड्रा कर चुके हैं। क्या? एंगल बाइसेक्टर्स, अल्टीट्यूड्स, मीडियंस, ऑर्थो सेंटर, ये चारों जियोमेट्रिकल एलिमेंट्स हम ड्रा कर चुके हैं। तो इन सेंटर क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी। एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी। सर्कम सेंटर क्या होता है? यू कैन सी परपेंडिकुलर बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्स जो पर 90 डिग्री को शो कर रहा है। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। What is orthocenter? It is the point of concurrency of altitudes. इसकी खासियत यह है कि ये ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, जबकि इन सेंटर और सर्कम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होंगे। सेंट्राइड, सेंट्राइड, सेंट्राइड इज द पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ ऑल मीडियंस। गॉट इट? ठीक है जी। तो मीडियंस की कंक्यूरेंसी सेंट्राइड, अल्टीट्यूड्स की ऑर्थो सेंटर, एंगल बाय सेक्टर्स की इन सेंटर और राइट बाय सेक्टर्स की कंक्यूरेंसी सर्कम सेंटर कहलाती है। इनकी ही कुछ प्रॉपर्टीज हमने ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले इन सेंटर या एंगल बाय सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। एंगल बाय सेक्टर में एक प्रॉपर्टी ये है, इधर देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे, कि एक एंगल बाइसेक्टर जब किसी साइड को इंटरसेक्ट करता है, लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है और ये ए है, बी है, तो रेशियो ऑफ फुल साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेगमेंटेड लेंथ, या जो आपने काटी है, ये कट के दो हिस्से हो गए एक्स और वाई, तो इसके इक्वल होती। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा किसी भी लेंथ को प्रोपोर्शनैलिटी काटता है। किस तरह से? जिन दो लाइंस में वो एंगल बनता है, उन दो लाइंस की रेशियो हमेशा सेगमेंटेड पाथ्स के, जो रास्ते कट रहे हैं, जो लेंस कट रही है, उनकी रेशियो के इक्वल होती है। इन सेंटर हम ऑलरेडी देख चुके सिमुलेशन में। इन रेडियस, रेडियस के लिए तो पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इन सर्कल क्या है? जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने उसे हम क्या कहते हैं? इन सर्कल। गॉट इट? अब इन सर्कल का जो रेडियस है उसे हमने इन रेडियस कहना है, और ये वो लेंथ है जो इन सेंटर से साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये जुमला ज़हन में उठा लीजिएगा, साइड ऑफ द ट्राइंगल। इन रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी एंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर। In radius is calculated by area divided by semi parameter. नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्कम सेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ राइट बाय सेक्टर। चैप्टर नंबर 8 में भी एक लेक्चर ऐसा है जिसमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज को देखा था। कोई भी पॉइंट जो राइट बाय सेक्टर पे होता है वो हमेशा अपने वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होता है। एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन राइट बाय सेक्टर इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। रीजन इज दैट कि जो भी राइट बाय सेक्टर है
उसके लिए ये शर्त है कि वो हमेशा मिड पॉइंट से गुजरेगा। जब वो मिड पॉइंट से गुजरेगा तो ये लेंथ इक्वल होगी, मिड मिड ये कॉमन हो गई, एक एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, तो ये साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि राइट बाय सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले आओ, वो हमेशा अपने वर्टिसेस से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन राइट बाय सेक्टर is always equal to is always equidistant from its vertices. Circumscribed circle, ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा था कि a circle that passes through the vertices of a polygon is called circumscribed circle या circle. इन सेंटर अंदर बनता है और सर्कम सर्कल बाहर बनता है। सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी हो गया, और सर्कम रेडियस सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है। इन रेडियस सेंटर से साइड तक का डिस्टेंस है, जबकि सर्कम रेडियस सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है। यही इनके रियल लाइफ यूज को डिफरेंशिएट करता है। इसका फॉर्मूला है ABC डिवाइडेड बाय 4A, where A, B and C are the lengths of the triangle. Got it, boys and girls? Any question from this? Abiha. चलें जी। नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। ऑल्टीट्यूड्स की बात की जा रही है। पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। गॉट इट? ऑल्टीट्यूड्स को हम ट्राइंगल की हाइट भी कंसीडर करते हैं, और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये तीन छोटे से फॉर्मूलाज मैंने मेंशन किए हैं फॉर लेंथ्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, या आसान अल्फाज में कहें कि अगर आप ट्राइंगल की हाइट फाइंड करना चाहते हैं ए से, वर्टेक्स ए से, तो वो फार्मूला 2a आवर a, और B से तो 2a आवर B, और C से तो 2a आवर C। जी हाँ, ये तीनों लेंस अलग अलग हैं जब तक ट्राइंगल की तीनों लेंस अलग हैं। गॉट इट? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो सेम निकलेंगे। लास्ट इज सेंट्रॉइड। Centroid is the point of concurrency of the medians of a triangle. We have seen this. Medians trisect each other while bisects sides of triangle. Medians trisect each other while bisects साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जब हम ट्राइसेक्ट कहते हैं तो तीन हिस्से, लेकिन तीन हिस्से किस तरह से? 2:1 के दो हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ। और बाइसेक्ट्स का मतलब होता है 1:1, आधे आधे एक जैसे हिस्से दोनों तरफ। अब मीडियंस की लेंथ का फॉर्मूला मेंशन है, ऑल्दो इट इज ऑफ लीस्ट यूज, लेकिन अगर आपने मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे वी कैन डू दैट। गॉट इट? ठीक है। इफ वी एवर नीड इट वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस। अब आ जाइए की यूज इन आर्किटेक्चर, क्योंकि चैप्टर के आगाज में ही हमने इसे अंडरस्टैंड किया, डिस्कस किया कि इस चैप्टर में एक ही एसएलओ है, और वो एसएलओ भी शुड सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम से होता है। यानी कि मेन मकसद ही ये है कि इन फॉर्मूलाज को, इन प्रॉपर्टीज को आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करें, अप्लाई करें, कंक्लूजन करें, रिजल्ट्स निकालें। अब इन सेंटर की खासियत ये है कि इन सेंटर में जो इन रेडियस है वो हमें चाहिए, और जब भी हमने दीवार के सेंटर से, साइड से डिस्टेंस लेना है तो इन सेंटर यूज करेंगे, और अगर कोने से लेना है तो सर्कम सेंटर यूज करेंगे। क्लियर है? जबकि आल्टीट्यूड्स और मीडियंस क्योंकि इक्वी डिस्टेंस नहीं होते,
इनकी लंबाइयां अलग अलग होती हैं, तो इनके अपने डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे आल्टीट्यूड जो है वो फोर सेंट्रिक डिजाइन और आर्टिस्टिक डिजाइन में नीडेड है, जबकि सेंट्रॉइड जो है वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे सेंटर ऑफ मैस आप निकाल रहे हैं या कोई आप ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज का सेंटर ऑफ मैस निकालना चाहते हैं, उसमें भी सेंट्रॉइड यूज होगा। गॉट इट? सीधे सीधे सवाल, मुश्किल सवाल तो है ही नहीं ना। ये प्रॉपर्टीज कुछ मुश्किल है, इनको ड्राइव करना हमारा मकसद नहीं, इनको अंडरस्टैंड करना और अप्लाई करना हमारा मकसद है। ठीक है जी। अब मुझे कहता है जी कैलकुलेट थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगुलर टेबल विद द एंगल्स ऑफ 40 डिग्री एंड 70 डिग्री। एक टेबल है, एक ट्राइंगुलर टेबल है जिसका एक एंगल 40 डिग्री और एक एंगल 70 डिग्री है। तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? वी नो डैट कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से 40 माइनस कर दें, 70 माइनस कर दें, कितना आ गया? क्लियर? दो एंगल्स एक जैसे हैं तो वन कैन से दैट दिस टेबल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दो तरफ एक जैसी है, एक तरफ से शॉर्ट साइड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन योर स्क्रीन। कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल फॉर अ न्यू सपोर्ट बीम इंटरसेक्टिंग एट एन इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहते हैं ऑलरेडी एक इंटीरियर एंगल बन रहा है 60 का, हम इसमें सपोर्ट बीम लगाना चाहते हैं, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके लेवल पे, इस लाइन के लेवल पे, इस बीम के लेवल पे, इस गार्डर के लेवल पर एक और बीम या गार्डर आप लगाना चाहते हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल निकालें। अब एक्सटीरियर एंगल क्यों जरूरी है? क्योंकि आप चाहते हो ये बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़े, तो सीधी लाइन में कुल एंगल 180 होना चाहिए। अंदर अगर 60 है तो बाहर उसका एक्सटीरियर होना चाहिए 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। गॉट इट? इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशन भी कवर हो रही है, प्रॉपर्टीज भी यूज हो रही है। गॉट इट? आगे अगेन बहुत ही आसान सवाल। कैलकुलेट द मीटिंग एंगल फॉर टू फ्लावर टाइप्स इन अ गार्डन प्लॉट गिवन अ 30 डिग्री व्यूइंग एंगल एंड अ 50 डिग्री एंगल विद द एंट्रेंस पाथ। तो सीधा सीधा 180 में से 30 डिग्री और 50 डिग्री माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 100 डिग्री। गॉट इट? नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट द रेडियस for a circular sitting area in a triangle atrium with sides measure 24 meter, 18 meter and 13 meter, ensuring equal access from all sides। ये एक ट्राइंगुलर एट्रियम है जिसमें 24, 18 और 13 तीन साइड्स हैं, लेट्स से सी, ए एंड बी। इसके अंदर एक सर्कुलर सिटिंग एरिया बनाना चाहते हैं हम, और उस सर्कल का एक सेंटर होगा। आपने लुकमान क्या करना है, वो रेडियस फाइंड करना है कि हर साइड से एक जैसा फासला हो, हर साइड से इक्वल एंट्रेंस हो। कस्टमर अगर आए तो उसे इक्वल डिस्टेंस, वो इस दरवाजे से आए, इससे आए, इससे आए, एक जैसा डिस्टेंस महसूस हो। तो यू कैन वेरी क्लियरली सीन कि हमें क्या चाहिए, इन रेडियस चाहिए, that is r is equal to a over s। Got it boys and girls? s निकलेगा a plus b plus c divided by 2, 13, 18, 24 divided by 2, ये आ गया जी 15 और 9 24, 24 और 12 36
मीटर। अब हमने हीरोज फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट द एरिया, that is S into S minus A, S minus B, S minus C। ये आ गया 36 minus 24, 36 minus 18, 36 minus 30। Put out your calculators, we will do a small calculation। हरिए आप स्टूडेंट्स, अपने कैलकुलेटर्स निकालिए। 36 into 12 into 18 into 6, ठीक है जी। Now you will take the under root, लें जी, जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डेट विल बी, मैंने डेल्टा लिख दिया, यू कैन आल्सो राइट डेल्टा। तो एरिया आ जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। अब आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे, डेट इज एरिया डिवाइडेड बाय एस, 216 डिवाइडेड बाय 36, तो रेडियस आ गया 6 मीटर। गॉट इट? सिंपल स्टूडेंट्स। असल काम कैलकुलेशन नहीं है, असल काम ये सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है कि आइदर वी आर गोइंग फॉर इन रेडियस और सर्कम रेडियस। तो जब जब वो कहेगा असेस फ्रॉम ऑल साइड्स, साइडों से एक जैसी असेस हो, जैसे मैंने इनको थोड़ा सा डार्क किया जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि हमने क्या करना है कैलकुलेट। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Find the tree's ideal planting spot in a triangular courtyard with sides of 26 meter, 32 meter and 20 meter for equal accessibility। कहते हैं कहां पे दरख्त लगाएं एक ट्राइंगुलर गार्डन में जिसकी डायमेंशंस है 26 मीटर, 32 मीटर एंड 20 मीटर्स। इस तरह से दरख्त लगाएं कि इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस तरह से दरख्त लगाए जाएं कि इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो लुकमान। तो अब हमें क्या चाहिए? दरख्त ऐसी जगह पर लगे कि जहां से हमें हर तरफ से इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो। अच्छा, अब इसमें एक स्टेटमेंट में क्लियरिटी नहीं है कि आइदर वो साइड से इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो या कॉर्नर से इक्वल एक्सेसिबिलिटी हो, तो वो कहां से कैसे हो वो हमने देखना है। ठीक है जी। और ट्रायंगुलर कोर्टयार्ड है, इधर देखें तो इसमें सर्कल का जिक्र नहीं किया। ABC divided by 4A, circum radius is the best choice. सर्कम रेडियस इज द बेस्ट चॉइस। और इसमें इस पॉइंट पे रहते हुए आपको हर तरफ से ये दरख्त, तीनों दरख्तों तक आपको इक्वल एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समटाइम्स यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा इंस्टेड ऑफ ए फॉर एरिया। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर डेल्टा लिखा हो या ए लिखा हो, बात एक ही है। तो अगेन ए कैसे निकलेगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस हमारे पास आ गया 26 प्लस 32 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 13 और 16, 13 और 16 29, 29 और 10, तो एस आ गया 39 मीटर। एरिया हमने कैलकुलेट करना है 39 माइनस 26,
39 minus 32, 39 minus 20. तो एरिया हमने कैलकुलेट करना है. वी विल डू अ शॉर्ट कैलकुलेशन. 39 into 13 into 7 into 19, and we will six, 7, 4, 3, 1, and after doing a short calculation, the area is 260 meters square. Now we have to calculate the circumradius. Sometimes it is represented by capital R, but because we are not here for a comparison, we are taking it as a radius. So that is why we can use small r as well and capital R as well. तो ये आ गया जी 26 जरा 32 जरा 20 तो ये रेडियस आ गया 16 मीटर. तो ट्राइंगुलर कोर्टयार्ड है तो उसके किनारों पे वर्टिसिस पे दरख्त लगाए जाएं और सर्कम रेडियस कैलकुलेट किया जाए तो आपको हमेशा वहां से इक्वी डिस्टेंस मिलेंगे, इक्वल एक्सेसिबिलिटी मिलेगी. ठीक है. वैसे भी अब इसमें एक स्टेटमेंट वेग थी, तो दरख्त जब लगाते हैं तो बिल्कुल बीच में तो नहीं लगाएंगे कि जो भी आए उसके साथ बजे, एक कोने पे दरख्त लग गया जिससे उसकी बाउंड्री भी डिफाइन हो. So that is it for today, students. See you tomorrow with the same SLO but parallelogram sections. Allah Hafiz.